एंड कोलोनियलिज्म। तो देखिए, फॉरेस्ट होता है जंगल, सोसाइटी होता है हमारा समाज, और कोलोनियलिज्म का मतलब होता है कि कोई दूसरा देश, किसी, जैसे सपोज करिए ए देश है और ये बी देश है। ए देश काफ़ी अमीर है और बी देश गरीब है, तो अगर ए देश आकर के बी देश पर राज करने लगे और यहाँ के लोगों को, बी देश के लोगों को गुलाम बना ले, तो यानी कि ए ने अपनी कॉलोनी बना लिया है बी को, तो ये प्रोसेस होता है कोलोनियलिज्म, मतलब गुलाम बना लेना। जैसे कि हमारा देश कॉलोनी था ब्रिटेन की, उन्होंने हमारे देश भारत को गुलाम बनाया हुआ था अपना, तो इसी की स्टोरी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में बताते हैं कि आप अपने स्कूल के आसपास देखिए, अपने घर के आसपास देखिए और आइडेंटिफाई करिए उन चीज़ों को जो कि हमें फॉरेस्ट से यानी कि जंगल से मिलती हैं। पेपर जो कि हमारी किताब में है, जो आप पढ़ रहे हैं, वो भी जंगल से ही आया है, पेड़ों से बनता है। डेस्क जिस पर आप बैठे हैं, टेबल है ना, टेबल हो गई, डोर, विंडो, और जो डाई कलर जो होता है कपड़ों पे जो डाई लगता है वो पेड़ों से आता है। जो मसाले होते हैं जो हम खाने में खाते हैं, सेलफोन का जो रैपर होता है, सेलोफेन रैपर ऑफ योर टॉफ़ी का जो रैपर होता है, जो होता है ना वाइट कलर का, और तेंदू लीव जो कि बीड़ी जिससे बनती है, और गम जो होती है, हनी हो गया, कॉफ़ी, टी, रबर, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? सब जंगलों से आती हैं। और क्या आपने चॉकलेट्स जो होती है उसमें भी तो ऑयल पड़ता है, वो कहाँ से आता है? वो साल का जो पेड़ होता है उसके जो सीड्स होते हैं उससे आता है। द टेनिन यूज टू कन्वर्ट स्किन्स एंड हाइड्स इनटू लेदर। टेनिन का इस्तेमाल किया जाता है जो होते हैं ना जानवरों की खाल को लेदर में कन्वर्ट करने में, या फिर हर्ब्स, बहुत सारे हर्ब्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेडिसिन में, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जंगलों से ही तो आती हैं। फॉरेस्ट हमें बैम्बू प्रोवाइड करता है, फ्यूल वुड प्रोवाइड करता है, जो लकड़ी वगैरह, घास हो गई, चारकोल, पैकेजिंग जो होती है ना लकड़ी की, उस जो फ्रूट्स की पैकेजिंग होती है लकड़ी के डब्बों में, और बहुत सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप नहीं, अमेज़ॉन का फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, तो और या वो काफ़ी ज़्यादा घना है, बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पर। हमारे देश का, इंडिया का जो वेस्टर्न घाट्स है उसमें ऐसा पॉसिबल है 500 से भी ज़्यादा डिफरेंट वेराइटीज़ के जो हैं वो पेड़ होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी के पेड़ हैं हमारे देश के वेस्टर्न घाट में, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। अब इतने सारे जो पेड़ हैं, इतने सारे जानवर हैं, ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, और ये प्रोसेस हुआ था 1700 से स्टार्ट, और 1995 आते आते इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड जो था उसमें 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट था ना, या फिर आप कहें 9.3% ऑफ वर्ल्ड के जो टोटल एरिया को वो क्लीन कर दिया गया। मतलब पूरी दुनिया का लगभग आप मान लीजिए 10% एरिया को साफ़ कर दिया गया, और उसमें इंडस्ट्रीज़ लगा दी गई जहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था, जंगल था, या फिर वहाँ पे पेस्चर्स थे, वहाँ पे जानवर चढ़ने जाते थे, तो इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए बहुत ज़्यादा जंगल को काटा गया है। साल फॉरेस्ट जो है छत्तीसगढ़ में होता है, इतना घना होता है कि ज़मीन पर सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ती है। अब वाई डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई करना। भी पेड़ों को काटने की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो ये पेड़ों को काटना ही क्यों है? तो डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू एज डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों का गायब हो जाना, पेड़ों का कटना क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन या जो पेड़ों का हम काटते हैं कोई नई दिक्कत नहीं है, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कई सदियों पहले, लगभग 500 साल पहले आप मान लो, जब कॉलोनियल रूल था हमारे देश में। उस समय पर बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक हो गया था और बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन, मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को काटा जाने लगा था जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए, और इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हमारे देश में डिफॉरेस्टेशन की। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड 1600 सेंचुरी में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियाज़ लैंड मास वॉज अंडर कल्टीवेशन। तो 1600 में पूरे देश का हर छठा भाग जो था वो कल्टीवेशन में था, मतलब वहाँ पे खेती होती थी। नॉट दैट फिगर हैज़ गॉन अप अबाउट नाउ दैट फिगर हैज़ गॉन अप टू अबाउट हाफ। तो पहले सिर्फ 1/6%, ठीक है, आप समझ लीजिए 1/6 कितना होता है? 100, मतलब 100 अगर हम लोग टोटल ले लें तो 100/6, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 0, और 3 से अब अगर हम लोग 50 को काटें तो 3 1 जा 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बचेगा, और 3 8 8 24 3 7 20, यानी कि पहले सिर्फ 17% एरिया जो था वो कल्टीवेशन में था। मतलब 1600 के टाइम पे 1600 के टाइम पे ऑलमोस्ट लगभग 17 से 20% एरिया ही हमारे देश में उसमें खेती होती थी। आज हमारे देश में 50% एरिया पर खेती की जाती है, कल्टीवेशन के अंडर है। कैसे हुआ है? वो फॉरेस्ट को क्लीन किया गया है, और मतलब जंगलों को काटा है और उस पर या तो खेती करी है, घर बने हैं, या फिर आपने भी देखा होगा जब से आप छोटे होंगे, आप तो खैर आपके टाइम पे तो बहुत डिफॉरेस्टेशन हो गया था, जब हम लोग छोटे थे ना तो हम देखते थे हर तरफ पेड़ ही पेड़, और अब आज हर जगह या तो घर हैं या तो इंडस्ट्रीज़ हैं, सड़कें हैं, सब मतलब
पेड़ कटते जा रहे हैं। इन कॉलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपैंडेड रैपिडली फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। कॉलोनियल टाइम में जो कल्टीवेशन है वो फैला बहुत सारे रीजंस की वजह से। पहला था कि ब्रिटिश डायरेक्टली एनकरेज्ड कि भाई प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स उगाने का काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट किया था, जैसे कि जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन। अभी कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं? देखिए, जिन क्रॉप्स को बेच करके मुनाफा कमाया जा सके वो होती है कमर्शियल क्रॉप्स। जैसे कि जूट का कोई इंसान खेती कर रहा है जूट की, तो कितना जूट रखेगा अपने पास? कुछ भी नहीं रखेगा, थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत होगी तो रख लेगा, बाकी सारा वो बेचने के लिए ही उगाया जाता है। तो कमर्शियल क्रॉप होती है जो को सिर्फ बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए उगाया जाता है। तो जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन, इनको बहुत बड़े बड़े एरिया पर बेचने के लिए उगाते हैं, तो इसको कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। इन क्रॉप्स की डिमांड जो है 19वीं सेंचुरी में यूरोप में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। वेयर फूड ग्रेन्स वर नीडेड टू फीड द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन एंड रॉ मटेरियल्स वर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस। तो ब्रिटेन में इन सब चीज़ों की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, शुगर, जूट, व्हीट, कॉटन, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही थी शहरों की। तो शहरों की पॉपुलेशन बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, और इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय पर। तो इंडिया से वो सारा का सारा प्रोडक्शन किया जा रहा था उस समय पर भी, है ना, क्योंकि हम गुलाम बन चुके थे उनके। सेकंड, अर्ली 19th सेंचुरी में कॉलोनियल स्टेट थॉट दैट फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव। तो देख रहे हैं आप लोग 16th सेंचुरी के टाइम पे एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो जंगलों की कटाई हो रही थी, इंडस्ट्रीज लग रही थी। दूसरा, इन लोगों को लगता था कि भाई जंगल जो है वो अनप्रोडक्टिव है, जंगलों का कोई काम ही नहीं है। वो कहते थे वाइल्डरनेस मतलब बेकार है, इसको हम लोग को क्या करना चाहिए, जंगलों को काटना चाहिए, पेड़ों को, इस पर खेती करनी चाहिए, और क्योंकि खेती से फिर पैसा कमाया जा सकता है ना, और उससे सरकार की इनकम बढ़ेगी। तो 1880 से लेकर के 1920 तक बहुत द कल्टिवेटेड एरिया रोज बाय 6.7 मिलियन हेक्टेयर, मतलब जंगलों को काटा गया और उस पर खेती करना शुरू करा गया। तो इनको ये लगता था कि भाई जंगल अनप्रोडक्टिव हैं और उसकी जगह खेती होनी चाहिए। ये देखिए, व्हेन द वैलीज वर फुल, जब वैलीज यानी कि घाटियाँ फुल हो गई। पेंटिंग बाय जॉन डॉसन, एक अमेरिकन पेंटर है। नेटिव अमेरिकन लाइक लकोटा ट्राइब हु लिव्ड इन ग्रेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स हैड डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, दे कल्टिवेटेड मेज और फॉरेस्ट फॉर वाइल्ड प्लांट्स। तो मतलब ये दिखा रखा है कि वैली फुल हो गई है, अब सारे के सारे भीड़ लग चुकी है जानवरों की हर जगह। तो ये पेंटिंग दिखाई गई है। अब आगे कि भाई अंग्रेज़ों ने कहा कि फॉरेस्ट क्लियर करो और फॉरेस्ट को काट के उस पर कल्टीवेशन किया जाए। अब स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, स्लीपर्स क्या होते थे? सोने वाले स्लीपर वगैरह नहीं, जो पहले आप जो रेलवे की पटरियाँ देखते हैं ना, जो लोहे की होती है, वो पहले ज़माने में लकड़ी की हुआ करती थी। तो स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स का क्या होगा? स्लीपर्स होते हैं वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स। तो कन्वर्टिंग साल लॉग्स इनटू स्लीपर्स इन द सिंगबुंग फॉरेस्ट, छोटा नागपुर का जो सिंगबुंग फॉरेस्ट है उसमें जो साल के पेड़ थे ना, उनको स्लीपर्स में कन्वर्ट किया जाता था। और आदिवासी इसको हायर करते थे कि भाई तुम अपने जंगल काटो और हमें दो, और उस लकड़ी से, मतलब आदिवासी अपना घर बनाने के लिए लकड़ी नहीं काट सकते थे, मगर ये जो अंग्रेज़ हैं उनके घरों के लिए और उनके देश के, मतलब इंडिया में भी नहीं लगता था ये विदेश, ब्रिटेन जाता था, हमारे देश की लकड़ी ब्रिटेन जाकर के वहाँ के रेलवे के स्लीपर्स में बिछाई जाती थी। बताइए, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। तो 19th सेंचुरी आते आते जो ओक के फॉरेस्ट थे ना इंग्लैंड में, वो खत्म होते जा रहे थे। इससे भाई प्रॉब्लम हुई टिम्बर की, यानी कि लकड़ी की सप्लाई किस तरीके से होगी रॉयल नेवी को। तो हाउ कुड इंग्लिश शिप्स बी बिल्ड विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। तो अच्छी टिम्बर की सप्लाई के बिना पहले शिप्स जो है वो लकड़ी के बनाए जाते थे ना, तो अगर शिप्स का अंदर का सामान कैसे बनेगा अगर लकड़ी की सप्लाई नहीं होगी। हाउ कुड इंपीरियल पावर भी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड विदाउट शिप। और इंपीरियल पावर को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा अगर शिप्स ही नहीं होंगे तो फिर भाई देखिए क्या हुआ। 1820s आते आते पार्टी सर्च पर निकली, एक्सप्लोर किए कि भाई इंडिया के फॉरेस्ट कैसे हैं, और 10 साल विद इन अ डिकेड, 10 साल के अंदर अंदर ट्रीज वर बीइंग फेल्ड ऑन अ मैसिव स्केल एंड वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो 10 साल के अंदर खूब पेड़ गिराए गए और बहुत ज़्यादा टिम्बर, बहुत ज़्यादा लकड़ी जो है बाहर भेजी गई। ये रेलवेज़ का स्प्रेड जो हो गया था 1850s से हमारे देश में भी हो गया था। अब इससे नई डिमांड आ गई। पहले तो अंग्रेज़ों के लिए भेजा जा रही थी लकड़ी, अब हमारे देश में इंडिया में भी रेलवेज़ बिछानी शुरू हो गई थी, तो और ज़्यादा पेड़ काटे गए। रेलवेज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे कॉलोनियल ट्रेड के लिए, क्योंकि उनको अपने कॉलोनियल यानी कि अगर उन्हें हमारे देश को गुलाम बना के रखना था तो उनके लिए भी रेलवे बहुत ज़रूरी थे। हमारे देश से सामान कैसे लेकर के जाएंगे अपने देश में पोर्ट्स पर, है ना, और फिर एक जगह से दूसरी जगह खुद कैसे जाएंगे। टू रन लोकोमोटिव्स वुड वाज नीडेड एज फ्यूल। लोकोमोटिव्स यानी कि जो गाड़ियाँ हैं या ट्रेन है उसको चलाने के लिए कैसे चलाते थे, लकड़ी को, कोयले को भट्टी में डाल डाल के और चलाया करते थे। रेलवे लाइन के स्लीपर्स बनाने थे, है ना, उन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे पेड़ काटे गए थे। तो ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक वॉज बिटवीन इतना ज़्यादा, मतलब 1760 से लेकर के 1760 से 2000 स्लीपर्स तक उसमें लगाए जाते थे। 1860s आते आते रेलवे नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर का ट्रैक बना दिया गया था इंडिया में। 1946 तक जो लेंथ थी वो ट्रैक की वो 7,65,000 किलोमीटर तक हो गई थी। जैसे जैसे रेलवे ट्रैक बढ़ा इंडिया में और भी ज़्यादा पेड़ जो है वो काटे गए। अब देखिए पहले तो
पेड़ काटे गए स्लीपर्स बनाने के लिए और चीज़ें बनाने के लिए। फिर उसके बाद जंगलों में से रेलवे लाइंस निकाली जाने लगी तो पेड़ काटे गए, है ना। तो इसमें अर्ली 1850s में मद्रास प्रेसिडेंसी में ही 35,000 पेड़ जो हैं वो हर साल काटे जाते थे स्लीपर्स को बनाने के लिए। और गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए थे लोगों को ताकि भाई उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे रखे थे कि भाई हमें पेड़ काट के दो। ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वर बिगन कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बिना सोचे समझे पेड़ काटे जाने लगे। फॉरेस्ट जो थे अराउंड रेलवे ट्रैक्स फास्ट स्टार्टेड डिसअपियरिंग, तो रेलवे ट्रैक्स के आसपास के जो फॉरेस्ट थे वो बिल्कुल गायब होने लगे थे। एलिफेंट पाइलिंग स्क्वायर ऑफ टिम्बर एट अ टिम्बर यार्ड इन रंगून, तो उठा रहा है एलिफेंट इस टिम्बर के उसको, है ना। फिर ये है एक इंडस वैली रेलवे जो थी वो इतनी बड़ी थी भाई, इतना मतलब बहुत बड़ा एरिया बनाया जा रहा था, तो बहुत सारे पेड़ उसके लिए काटे गए थे, यही इसमें बताया गया है। देखिए लॉग्स हैं, ये पेड़ कटे हुए हैं। और वीमेन रिटर्निंग होम आफ्टर कलेक्टिंग फ्यूल वुड, तो देखिए जो ट्राइबल लोग होते हैं वो पेड़ काट के लकड़ियाँ नहीं लेके जाते हैं, वो पेड़ से जो नीचे टहनी गिरी हुई होती हैं वो लेकर के जाते हैं उठा करके, है ना। तो बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया था पेड़ों का अंग्रेज़ों के। 1.3 आता है प्लांटेशंस, तो लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर्ड टू मेक वे फॉर टी कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग नीड फॉर दीज कमोडिटीज़, तो बहुत सारे पेड़ काटे गए और पेड़ काट करके टी कॉफ़ी और रबर के प्लांटेशन लगाए गए क्योंकि वहाँ पे चाय कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और रबर भी टायर्स वगैरह में यूज़ की जाती थी। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं वो काटने शुरू कर दिए और बहुत सारे एरियाज़ इंडिया के चीप रेट्स में यूरोपियंस को बेच दिए। अब उनको आराम से काटा जा सकता था और उस पर पेड़ काट करके टी और कॉफ़ी उगाई जा सकती थी। तो हम लोगों ने इसका जो पार्ट 1 है डिफॉरेस्टेशन वाला वो देख लिया है, और राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री ये वाला पार्ट जो है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।